हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट वन में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका मतलब था इट इंक्लूड्स ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स कंसीडरिंग रिस्क एसोसिएटेड। What is the meaning of optimum procurement of fund? Optimum procurement fund means it has to be 3 steps while determining the optimum procurement of funds. First is analyzing the various sources of fund. हम कहाँ से fund raise कर सकते हैं. Second, comparison of such alternatives in terms of cost and risk associated. कॉस्ट एंड रिस्क जो भी उनका एसोसिएटेड था हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, कैसे उनको कंपेयर करते हैं. एंड थर्ड वन इज सेलेक्टिंग ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जिस भी सोर्स की कॉस्ट और रिस्क कम था हमने उसको सेलेक्ट करा था. ठीक है. सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. ऑब्जेक्टिव ऑफ financial management. It has primary objective of maximization of shareholders wealth. What is wealth of shareholders? मतलब maximization of shareholders wealth इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना. शेयर होल्डर्स की वेल्थ मतलब उनका जो शेयर है उसकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज करना, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है. इसलिए वो जो हमने टीम बनाई थी 6 लोगों की, पार्ट वन में जिसने नहीं देखा वो देखना. पार्ट वन में हमने समझा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. उसके पीछे पर्पज़ है और पर्पज़ है उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. एंड थर्ड वन इज हमने पढ़ा था डिसीजंस पढ़े थे हमने. उसमें 3 टाइप के डिसीजंस लेते हैं. नंबर 1 था, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था पार्ट 1 में. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स कहाँ पर इन्वेस्ट करें, इधर इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग. अगर हमें फंड इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पर करें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कैसे डिसाइड करेंगे. जहाँ से रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. सेकेंड कौन सा डिसीजन है? सेकेंड डिसीजन है फाइनेंसिंग. ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आज हम पढ़ेंगे. फाइनेंसिंग डिसीजन. और थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन. ठीक है. हमने पार्ट 1 में इतना पोर्शन कवर कर लिया था. जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 की वीडियो देख लें. हम आज ये कवर करेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों ही अपने आप में. इसमें से एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है. ध्यान से समझना. सेकंड डिसीजन पढ़ेंगे हम, फाइनेंसिंग डिसीजन. फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन. आज की बेसिकली क्लास हमारी इसी के ऊपर होने वाली है कि फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं. ध्यान से देखना आप. मैंने फिर आप लोगों को समझा दिया. हमने एक टीम बनाई. उस टीम को बनाने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए. और वो जो टीम होती है वो 3 चीज़ों पर डिसीजंस लेती है. एक इन्वेस्टिंग पर, एक फाइनेंस पर और एक डिविडेंड पर. आज हम पढ़ेंगे सेकंड. फर्स्ट हमने कवर कर लिया था पार्ट 1 में. फाइनेंसिंग, इसे थोड़ा सा उधर से लिखते हैं, इधर समझाने के काम आएगा.
फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन ये मैंने पहले भी तो आपको पार्ट 1 में भी करवाया था। फाइनेंसिंग डिसीजन होते क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली इंक्लूड्स नंबर 1, अमाउंट ऑफ फाइनेंस और फंड्स टू बी raised. Second one is source of finance from which funds have to be raised. And third one is proportionate of finance or funds, means how much has to be raised from which source। मतलब समझो इसका क्या होता है। फर्स्ट इज वेरी क्लियर, जो हमें फंड रेज करना है हमें पता होना चाहिए प्रिसाइज अमाउंट, एग्जैक्टली अमाउंट के हमें रेज कितना करना है। अदरवाइज हमें ये नहीं पता होगा हमें रेज कितना करना है तो हम कितना दूसरे इंसान से मांगेंगे, ठीक है। सेकंड, सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच फंड्स हैव टू बी रेज्ड। कितने सोर्स हैं, ध्यान से देखना, इसको कर रहे हैं। 4 सोर्स हैं, 4 सोर्स से कंपनी फाइनेंस को रेज कर सकती है। नंबर 1 इज इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स इशू कर सकती है। सेकंड, इशू ऑफ इक्विटी। थर्ड, इशू ऑफ preference shares. Number 4 is retain earning। अभी इन्हें ध्यान से समझो। हमें पहले अमाउंट पता लगाना है। हमने पार्ट 1 में एक एग्जांपल ले रखा था जिसमें हमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है, उसी को लेकर चलेंगे हम। एग्जांपल ₹1 करोड़। अब मुझे 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपीस मुझे रेज करने हैं, तो मैं कौन से सोर्स से रेज करूं? अभी इन सोर्स को कैसे डिसाइड करते हैं? ये तीसरे में प्रोपोर्शनेट है ना, ये तीसरे में है कि हमें कितना कितना किस किस सोर्स से रेज करना है। 4 आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आप डिवेंचर से भी कर सकते हैं, इक्विटी से भी, प्रेफरेंस से भी और रिटेन अर्निंग से भी। नंबर 3, प्रोपोर्शनेट। कितना पैसा कौन से सोर्स से लेना है? चलो इसे लिखा रहने देते हैं। हम उस सोर्स से सबसे ज़्यादा पैसा लेंगे जो चीपर होगा। चीपर मतलब सस्ता होगा। बेसिकली सबसे सस्ता जो होता है वो होता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट ऑफ फाइनेंस ऑफ फंड मीन्स हाउ मच हैज़ टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स। कौन से सोर्स से कितना पैसा रेज करना है। मुझे टोटल चाहिए 1 करोड़ रुपीज़, तो 1 करोड़ में से कितना कितना मैं इन चारों में से। ये रिटेन अर्निंग वो P&L अकाउंट आपने देखा होगा, जो बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में बैलेंस दिखा कर रखते हैं ना, ये वही है, ठीक है। ये भी तो कंपनी का ही पैसा होता है ना, जो बच गया होता है। इसको भी कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे कितना पैसा कौन से सोर्स से लेना है।
ये हम किन फैक्टर्स पर डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं सारा पैसा डिवेंचर से ले लेता हूँ, 1 करोड़ रुपए डिवेंचर से ले लेता हूँ, इन केस आगे चलकर कंपनी की जो पोजीशन है वो डाउन हो जाती है, कंपनी डाउनवर्ड जाती है, लॉस में जाती है, तो कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब उसको पैसा पे करना ही करना है। किसका? डिवेंचर्स का। एक तो प्रिंसिपल और प्लस एवरी ईयर कंपनी को उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना गई हो, चाहे प्रॉफिट में गई हो या नहीं गई हो, उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। लेकिन ऐसी कोई कमिटमेंट इक्विटी वालों के साथ नहीं होती है। इक्विटी वालों को एक तो रीपेमेंट नहीं करी जाती, पहली बात। दूसरी, डिविडेंड भी उनको तब पे करते हैं जब अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो लॉस में जा रही है तो कंपनी उसको डिविडेंड नहीं देती है। बेसिकली दे सकती है बट देती नहीं है। अगर देगी तो और ज़्यादा डाउन चली जाएगी कंपनी की पोजीशन। इसमें यही डिसाइड करना है कि मैं कितना पैसा कौन से सोर्स से लूँ। तो कई लोगों को अच्छा लगता है इक्विटी, सब ये सोच करके मुझे ये भी पैसा वापस करना है, ये भी पैसा वापस करना है एवरी ईयर, तो उससे अच्छा इक्विटी से पैसा रेज कर लो। इक्विटी से पैसा रेज करने का मतलब क्या होता है कि ना तो अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, और रिटर्न भी नहीं करना पैसा। ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर एक कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स हैं, सबके पास इक्वल शेयर्स हैं, और कंपनी अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो हर एक शेयर होल्डर के जो पास आएगा हिस्सा वो कितना आएगा? 10,000 रुपये। अब इस कंपनी पर इन 10 शेयर होल्डर्स का कंट्रोल है। अगर मैं और शेयर इशू कर देता हूँ तो जो और शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर आएंगे, मान लो 10 नए शेयर होल्डर और आ गए, तो अभी टोटल शेयर होल्डर हो गए 20। पहले 10 लोग कंट्रोल करते थे, 20 लोग कंट्रोल कर लिया, मतलब कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब हर एक का कंट्रोल पहले जितना आ रहा था उससे कम हो गया। पहले 10% कंट्रोल कर रहे थे, 5% कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट भी अर्न होएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट अर्न होगा, कितना अर्न होगा? मान लो 50,000 और अर्न हो गए, तो टोटल हो गया 1.5 लाख। हर किसी के जो हिस्से में कितने पैसे आएंगे? फिर डिवाइड कर दो 20 से, कितना आता है? पहले आ रहे थे 10,000, अब आएंगे 7,500। प्रॉफिट भी हर किसी के हिस्से में कम हो गया। यही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि मतलब कितना पैसा हम डिवेंचर से लें और कितना पैसा हम इक्विटी से लें। प्रेफरेंस को ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते, बिकॉज इसमें रीपेमेंट कंफर्म होती है। अगर आपको शेयर से इशू करना है तो कंपनी प्रेफर करती है इक्विटी, और इसमें डिविडेंड भी मैंडेटरी हो जाता है प्रेफरेंस वालों को, और इनको इक्विटी वालों से पहले पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये जो डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेना पड़ता है कि कितना कितना कौन से सोर्स से पैसा हम रेज करेंगे। ये कैसे डिसाइड करा जाएगा? ये डिसाइड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जहाँ पर भी कंपनी की कॉस्ट सबसे कम होगी और जहाँ पर रिस्क कम होगा उस सोर्स से कंपनी पैसा रेज कर लेगी। ऐसा भी हो सकता है 50,000 इससे ले ले और 50,000 यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है 1 करोड़ पूरा यहाँ से ले ले, ऐसा भी हो सकता है 1 करोड़ पूरा यहाँ से ले ले। कोई भी प्रोपोर्शनेट बन सकता है।
उसके लिए कैलकुलेशन करी जाती है, क्या उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये था फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, या फिर इसे और कैसे बोल सकते हैं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while making financing डिसीजन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं। नंबर 1 कॉस्ट, ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। जिसकी भी कॉस्ट सबसे कम होगी उस सोर्स को हम ले लेंगे, उस सोर्स से पैसा ले लेंगे। cheaper the source the better it is। ठीक है, सेकंड है इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट ध्यान से सुनो होती क्या है। the less flotation cost the better it is। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। जब हम बैंक में लोन अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई करने के लिए भी कुछ पैसे लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए भी हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और हमें ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसकी भी कुछ पेमेंट होती है, वो भी हमें पे करनी होती है। दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली इज वो कॉस्ट जो हम फाइनेंस रेज करने के पर्पस से हमें इनकर्ड होती है। जब हम लोन लेते हैं तो हमें ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं, वो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। ठीक है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं उसमें भी ब्रोकर्स को पैसे देते हैं, वो भी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो उसमें भी हमें कॉस्ट आती है, प्रोस्पेक्टस वगैरह हम उसके छपवाते हैं अपने डिवेंचर्स को इशू करने के लिए मार्केट में, वो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। जिसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होगी उस सोर्स को हम अडॉप्ट कर लेंगे। नंबर 3 फ्लोटेशन कॉस्ट में और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है जब हम फाइनेंस करेंगे, जब हम फंड रेज करेंगे, तब हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। मतलब जैसे आप जब बाइक परचेस करने जाते हो तो आप उसकी बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करते हो, जैसे कि उसकी माइलेज और उसकी एवरेज, मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, उसकी कॉस्ट, उसकी लाइफ, ये सब आप कंसिडर करते हो ना बाइक परचेस करते टाइम। ठीक उसी तरीके से जब हम फंड परचेस कर रहे हैं, जब हम पैसा उधार ले रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे पैसा रेज करते टाइम, ताकि हम गलत पैसा ना रेज कर लें, मतलब महंगा पैसा ना रेज कर लें। और सस्ता पैसा रेज करना चाहिए कंपनी को, जितना सस्ता पैसा रेज करेगी उतना ही कंपनी का फ़ायदा होने वाला है। नंबर 3 इज रिस्क।
रिस्क मेजर करेंगे डिवेंचर्स में और इक्विटी में। डिवेंचर्स का रिस्क ज़्यादा है या इक्विटी का? कंपनी के लिए डिवेंचर का रिस्क ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है डिवेंचर का रिस्क? बिकॉज चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट पे करना है, और कंपनी अगर बंद हो रही है तो डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी ही पड़ेगी कंपनी को, और इक्विटी वालों से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी डिवेंचर, मतलब उनका प्रिंसिपल भी वापस करना है और इंटरेस्ट भी वापस करना है। लेकिन इक्विटी वालों के केस में ऐसी कमिटमेंट नहीं होती है, इसलिए रिस्क जो इन्वॉल्व रहता है वो डिवेंचर होल्डर के साथ रहता है। The better it is, the less risk, the better it is. Number 4, cash flow position of business। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन यानी कि कैश, उसके पास बहुत अच्छा खासा कैश है, अपने बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रही है कंपनी, उससे काफ़ी अच्छी सेल होती है और अच्छा खासा कैश आता है, तो इसको डिवेंचर्स इशू करने चाहिए। क्योंकि डिवेंचर से एक तो चीप होते हैं, कॉस्ट उनकी सबसे कम होती है, और देने में आसानी होगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है ना, तो देने में उनको आसानी होगी। तो जितनी अच्छी पोजीशन कंपनी की कैश में होगी, उसको उतना ही ज़्यादा डेब्ट से पैसा लेना चाहिए, रादर देन कि वो इक्विटी से ले। इक्विटी से कब पैसा रेज करना चाहिए उसको? जब उसकी कैश में पोजीशन उसकी अच्छी नहीं है। अगर बेटर है तो डेब्ट से ले, अदरवाइज इक्विटी से ले। ठीक है। अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छा खासा कैश कंपनी के पास रहता है, तो उसको डेब्ट इशू करनी चाहिए, डिवेंचर्स इशू करनी चाहिए। उस केस में उसको एक तो कॉस्ट कम आएगी और डिवेंचर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही टाइम पर दे सकता है। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। अगर कंपनी डिवेंचर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। नंबर 5, ऊपर का रेज कर देता हूँ। आ रहा है क्या नीचे तक? यहाँ से कंट्रोल कंसिडरेशन। अब ये मैंने अभी टॉपिक आपको बताया था, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे उतनी ज़्यादा कंट्रोल किसकी कम हो जाएगी? इक्विटी वालों की। जितने ज़्यादा डिवेंचर इशू करेंगे इतना ही कंपनी पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। इसलिए इसमें उसको कंट्रोल भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इतना इक्विटी ना इशू कर दे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी है तो इसको इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए, क्योंकि उस केस में इसके शेयर्स महंगे बिकते हैं। जिस भी कंपनी की मार्केट में पोजीशन अच्छी होती है उसको शेयर जो है वो महंगा मिलता है। शेयर होल्डर आजकल सब समझते हैं शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में अगर इसकी पोजीशन कंपनी की अच्छी है तो इसको इक्विटी इशू करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छा पैसा आएगा, रादर देन कि वो डेब्ट इशू करे। कंट्रोल कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया। जितने अगर वो ज़्यादा, जब हम फाइनेंस रेज करेंगे तो 6 फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6। इन 6 में जब हम इन 6 को टिक करेंगे तो जो भी सोर्स, चाहे वो डेब्ट हो चाहे वो इक्विटी हो, जो भी सबसे ज़्यादा टिक करेगा उसको हम ले लेंगे, वहाँ से पैसा रेज करेंगे बेसिकली। ठीक है। क्लियर फाइनेंसिंग डिसीजन, वेरी सिंपल। कॉस्ट मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया डिवेंचर का, और इक्विटी वाले के लिए हो गया डिविडेंड। ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, प्रोस्पेक्टस फीस, ब्रोकरेज फीस। ठीक है। रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, फाइनेंशियल रिस्क मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अगर कंपनी डिविडेंड पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे नहीं कर पाई तो उसको फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा रहता है, उसको भी मेजर करेगा ये। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो उसे डेब्ट इशू करना चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसको इक्विटी इशू करना चाहिए। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल को भी वो कंसिडर करेगा, अगर वो ज़्यादा इक्विटी इशू कर देगा तो उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल कम हो जाएगा। इसका मैंने अभी समझाया था आपको। पहले 4 मालिक थे, अब 10 मालिक हो जाएंगे। पहले बिजनेस को 4 लोगों का था, अब 10 का हो जाएगा, तो सब में डिवाइड हो गया ना, वो कम हो गया उसकी तरफ से कंट्रोल। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कंपनी की पोजीशन मार्केट में अच्छी है तो उसको इक्विटी इशू करना चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो उसको डेब्ट इशू करना चाहिए। एक और हो सकता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनी के पास ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसको ऑलरेडी वो इंटरेस्ट दे रहा होगा, उसका इंटरेस्ट भी दे रहा होगा उसका, और उसको और भी खर्चे आ रहे होंगे, जैसे कि फिक्स खर्चे कौन से होते हैं? इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी। ठीक है। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स है, मतलब काम हो कंपनी का या ना हो, ये तो आपको पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इस केस में अगर कंपनी पे ऑलरेडी ये खर्चा बहुत ज़्यादा है तो उसकी कैश पोजीशन भी अफेक्ट होती होगी। अगर तो बहुत सारा कैश रहा होगा लेकिन जा भी तो रहा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है लेकिन वो जा भी तो रहा है, इस केस में इसको डेब्ट इशू नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेब्ट इशू करेगा तो और इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो ये और ज़्यादा बर्डन में आ जाएगा। इस पोजीशन में इसको इक्विटी इशू करना चाहिए। हम सीधी सी बातें हैं, सारा का सारा इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें डेब्ट इशू करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए, डेब्ट इशू करना चाहिए, इक्विटी। ये 6-7 कंट्रोल उस पर देख लो फैक्टर्स, जो सबसे ज़्यादा टिक हो जाए उससे इशू कर दो। थर्ड एंड लास्ट डिसीजन विच इज मेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा डिसीजन कौन सा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है? वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, इसमें क्या डिसाइड करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाउ मच हैज टू बी distributed and how much has to be retained from profit। ठीक है, ध्यान से समझो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और रिटेन किसे कहते हैं, इसके लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, ध्यान से देखना। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कम्स टू
contribution less fixed cost, then it comes EBIT earning before interest and tax, less interest, then it comes to EBT earning before tax and less tax, it comes to earning after tax or earning available for इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इसके दो पार्ट करे जाते हैं इस प्रॉफिट के लिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दो पार्ट करते हैं इसके, एक रिटेन कर लिया जाता है और एक डिस्ट्रीब्यूट, जिसे डिविडेंड भी बोलते हैं। ध्यान से समझो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट कम्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इट कम्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट, देन EBT लेस टैक्स, देन अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, हम इसमें कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। मान लो ये हमारा आया है 2 करोड़। तो 2 करोड़ में से कितने रिटेन करने? रिटेन क्यों करता है बिजनेस? अगर बिजनेस रिटेन नहीं करेगा तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जितना कमाया सारा लुटा दिया, बिजनेस के पास क्या बचा? आगे फ्यूचर में बिजनेस क्या करेगा? फिर लोन से पैसे उठाकर काम चलाता रहेगा? ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास जो पैसा है हम उसको यूज़ करें, उससे हमारी कॉस्ट सेव होती है ना। तो कंपनी क्या करती है, फिर जितना प्रॉफिट साल के एंड में कमाती है उसमें से कुछ तो हिस्सा अपने पास रख लेती है, रिटेन कर लेती है बिजनेस, और कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट देती है। अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे फिर शेयर होल्डर को भी क्या फ़ायदा हुआ कंपनी में पैसा लगाने का? कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं कि भाई हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर हमने उनको डिविडेंड नहीं दिया तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कंपनी में पैसा लगाने का। ये ऐसा भी नहीं करते कि डिविडेंड मत दो बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं करते कि रिटेन मत करो। रिटेन नहीं करा तो कंपनी का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे। मतलब दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तो ये भी किसे डिसाइड करना है, कितना रिटेन करना है, कितना डिविडेंड? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ठीक है, हाउ मच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच हैज़ टू बी रिटेन फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कितना रिटेन करना है और कितना एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डिसाइड करने के लिए कितने फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं, ये भी डिसाइड करना है कितने हमें अमाउंट रखना है और कितना हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर। कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करोगे आप? सबसे पहला शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर की क्या पसंद है? जब डिविडेंड डिसाइड होता है तो एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में सारे शेयर होल्डर से पूछा जाता है कितना डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं, कितना आप लोगों को सही लगता है। क्योंकि शेयर होल्डर भी समझते हैं इस बात को कि अगर इन्होंने सारा प्रॉफिट हमें बांट दिया
तो कंपनी काम किससे करेगी? सारा पैसा तो हम ले गए फिर, मतलब कुछ पैसा कंपनी में रिटेन अर्निंग के तौर पर रखना पड़ेगा और कुछ डिविडेंड। तो उनकी भी पसंद जानी जाती है कि शेयर होल्डर क्या चाहता है, क्या वो डिविडेंड चाहता है या नहीं चाहता। नहीं चाहता तो अच्छी बात है, कंपनी के पास सारा पैसा रहेगा, वो अपने आप को बिल्ड करने में लगा सकती है उस पैसे को। सेकंड फैक्टर, टैक्सेशन पॉलिसी। ध्यान से समझना, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को डिविडेंड के साथ साथ एक टैक्स भी पे करना पड़ता है। कंपनी पे करती है, डिविडेंड भी पे करेगी और उस पर टैक्स भी, जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। ठीक है, अगर ज़्यादा टैक्स है तो डिविडेंड कम देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डिविडेंड दे दिया तो उसके पास से ज़्यादा पैसा चला जाएगा ना। हाई टैक्स रेट, डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड। एंड वाइस वर्सा। अगर ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो कम डिविडेंड देना चाहिए। अगर कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। अगर टैक्स रेट भी ज़्यादा डिविडेंड भी ज़्यादा दे दिए तो उस केस में तो कंपनी दोनों तरफ से लुट जाएगी। उसके पास खुद ही पे उसने कमाए 2 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तो वो टैक्स वो दे रही है डिविडेंड, और उस पर 18% टैक्स दे रही है, मतलब 18 लाख रुपए। तो बिना बात के इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को कम डिविडेंड पे करना चाहिए उस केस में। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी ज़्यादा है तो उसको टैक्सेशन पॉलिसी बोला गया है इसमें। नंबर 3, स्टॉक मार्केट पोजीशन। कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में? अगर उसका शेयर अच्छा बिक रहा है कंपनी का तो वो डिविडेंड कैसा देगी? अच्छा देगी। और अगर कंपनी का शेयर बेकार है तो वो डिविडेंड कम देगी। बस इतना ही इस टॉपिक में, ज़्यादा नहीं है। नंबर 4, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको लोन आसानी से मिल जाता है, रादर देन दोज स्मॉल कंपनीज हु हैव नॉट दैट एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। उस केस में जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर देती हैं, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग अपने पास कम रख कर भी चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पीछे से पैसा रेस कर सकती हैं। लेकिन छोटी कंपनीज को पैसा रेस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको एक बात और बताऊं, जितना ज़्यादा पैसा रेस करते हो उतनी कम कॉस्ट आती है, जितना कम पैसा आप रेस करते हो उतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बड़ा बड़ा पैसा रेस करती है, जिसकी वजह से उन्हें कॉस्ट कम आती है। और बड़ा बड़ा पैसा वो तब रेस करती हैं जब वो अपने पास कम पैसा रखती हैं। वो क्या करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांटती हैं, और उस केस में उसकी मार्केट पोजीशन भी अच्छी हो जाती है और बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं उस कंपनी का और शेयर्स खरीदना चाहते हैं। नंबर 5, लीगल कांस्टेंट। कंपनी एक्ट 2013 ने कुछ इम्पोजिशंस लगाई हुई हैं कंपनीज पर कि आप इतने रेट से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आपने जितना कमाया सबका सब डिविडेंड दे दोगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, मतलब उसने एक मैक्सिमम परसेंटेज जो प्रॉफिट का है डिसाइड कर दिया है, इससे ज़्यादा आप डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है सारा आया और सारा बांट दिया। जितना कंपनीज एक्ट में बोला गया है उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नंबर 6,
कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट। कुछ लैंडर्स मतलब जो लोन देते हैं, वो कंपनी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर्स को इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। वो क्यों लगाते हैं, ध्यान से समझना। अगर मान लो कंपनी को लॉस हुआ और लॉस वाली सिचुएशन में उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है लॉस वाली सिचुएशन। अगर उसने डिविडेंड दे दिया, कंपनी को लॉस हुआ है और उसने डिविडेंड दे दिया, तो जिससे पैसा लिया हुआ उधार उसको कहाँ से दोगे? या फिर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी उसने डिविडेंड दे दिया, तो उस केस में उनको तो डिविडेंड दे दिया, जिन लोगों से उधार लिया है, जिन लोगों से लोन लिया है, उन लोगों को पैसा कहाँ से दोगे? तो ये लोग जो लैंडर्स होते हैं, लैंडर्स कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर्स को इन सिचुएशन में डिविडेंड पे नहीं करोगे, तो उनको वो बातें फॉलो करनी पड़ती है। इन 6 चीज़ों को कंसिडर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइल डिटरमाइनिंग हाउ मच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच हैज़ टू बी रिटेन्ड। ये डिसाइड करने के लिए 6 फैक्टर कंसिडर करने, ठीक है। तीनों डिसीजन हो गए। तीन डिसीजन लिए फाइनेंस मैनेजमेंट ने। एक लिया है इन्वेस्टिंग, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड। तीनों में कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं वाइल मेकिंग डिसीजन। जब आप डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंसिंग में क्या डिसीजन लिया, कितना अमाउंट रेज करना है, कहाँ से करना है, मतलब किस सोर्स, और कितना किस सोर्स से करना है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे आप? वो जो 6 या 7 मैंने आपको फैक्टर्स लिखवाए थे, उनको आपको कैलकुलेशन करनी है, उनकी आपको असेसमेंट करनी है। उसके बाद ही आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपको कौन सा सोर्स सूटेबल होगा और कितना पैसा कौन से सोर्स से लेना है, यानी कि प्रोपोर्शनेट। इन्वेस्टिंग, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, कैसे डिटरमाइन करोगे आप? जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उसमें आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा उसी के लिए तो टीम बनाई थी हमने, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन मैंने आपको बता ही दिया। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।